हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी लेखपाल के मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो आज उसी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 16 जिसको हम देखने वाले हैं, जिसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे नए सिलेबस के अनुसार। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और हाँ, इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट बना दिया है तो आप एक साथ एक वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखना है। इसमें से बताना है कि कौन सा एक हड़प्पा के बंदरगाह का नाम था। मतलब बंदरगाह किसको कहते हैं, जो समुद्र से जो स्थल जुड़ा हो। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बंदरगाह। ठीक है, तो जहाँ पे जहाजें रुकती हैं तो उसको कह देते हैं, उस स्थल को क्या कहते हैं, बंदरगाह। तो इसमें से हड़प्पा का एक बंदरगाह था, वो कौन सा था, तो वो था लोथल। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, ये किस राज्य में पड़ता है, तो गुजरात राज्य में पड़ता है। गुजरात राज्य में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी है जो बहती थी, उसी के तट पर जो है लोथल जो कालीन स्थल है वहीं पर स्थित है। इसकी खोज की बात करेंगे तो 1955 टू 60 में इसकी खोज किया गया था रंगनाथ राव के द्वारा। ठीक है, लोथल की खोज किसने किया था, रंगनाथ राव के द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, RN राव के द्वारा इसकी खोज किया गया था। लोथल को जो है मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, इसको मिनी हड़प्पा कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और लोथल जो है पूर्वी भाग में अगर देखा जाए तो लोथल के पूर्वी भाग में 223 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा। ठीक है, 35 मीटर चौड़ा और 38 मीटर जो है गहरा। 38 मीटर गहरा एक क्या मिला है, बंदरगाह मतलब है जिसको गोदीवाड़ा कहते हैं। गोदीवाड़ा या बंदरगाह के जो है साक्ष्य मिले हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ए पार्ट राइट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया। ठीक है, नालंदा जो कि प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र हुआ करता था, ये कब नष्ट हुआ ये बताना है नालंदा के बारे में। नालंदा क्या था, एक विश्वविद्यालय था। ठीक है, एक विश्वविद्यालय था जो कि ये बिहार में स्थित है। लगभग मगध काल में ये महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। और नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र जो है 1200 ईस्वी में जो है जाके नष्ट हुआ था। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। और इसको 1197 ईस्वी में ऐबक के द्वारा, एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, ऐबक का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, इसने जो है जला दिया था, पूरा नष्ट कर दिया था। तो यहाँ पे आंसर इसका सी पार्ट राइट है। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। कोलाचेल की लड़ाई जो हुई थी उसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1741 में कौन से राजा थे दक्षिण भारत के, जिसने परास्त किया था या हराया था। तो उनका नाम था मार्तंड वर्मा। क्या नाम था, मार्तंड वर्मा, जो कि अनियम तिरुनाल मार्तंड वर्मा, इनका पूरा नाम था अनियम तिरुनाल मार्तंड वर्मा, जो कि ये त्रावणकोर कोर के क्या थे, राजा थे। ठीक है, त्रावणकोर के ये राजा थे। और इन्होंने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई हुई जिसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। इन्होंने अपनी सेना को पश्चिम देशों की तर्ज पर प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से लैस किया था, शक्तिशाली और आधुनिक बनाया था। ये अपने राज्य में जो है सामंती प्रभाव को खत्म करना चाहते थे। तो मार्तंड वर्मा नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, बी पार्ट। ठीक है, एनफील्ड क्या है, तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ, 1857 में सिपाही विद्रोह किया तो इसने अपने अंग्रेज जो थे, इन्होंने अपनी पुरानी बंदूक जो थी ब्राउन बैस, इनकी पुरानी बंदूक का नाम तक क्या था, ब्राउन बैस। 1857 के पहले तक ये ब्राउन बैस का इस्तेमाल करते थे, जो कि बंदूक का नाम है। इसके स्थान पर ये नई लाए जिसका नाम रखा गया एनफील्ड राइफल। इसका प्रयोग करने का इन्होंने निर्णय लिया। इसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। तो इन कारतूसों में क्या हुआ, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। और यह चर्बी वाला कारतूस ही वर्ष 1857 की क्रांति का जो है तात्कालिक प्रमुख कारण बना था, जिससे विद्रोह हो गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में कौन सी संधि हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ।
1916 दिसंबर में बात करेंगे तो ये किसके बारे में बात किया कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये हुआ था लखनऊ में। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन सही, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि 1916 से 1921, अगर हम बात करें 1916 से लेकर 1921 तक, तो इस समय किसका कार्यकाल था? तो इसमें शासनकाल जो था वो चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था, ठीक है। चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में जो है 1916 में आयोजित हुआ कांग्रेस का जो था 31वां अधिवेशन था। 31वां अधिवेशन जो हुआ था ये लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय कौन बनाए गए थे या बने थे? तो अध्यक्षता किया गया था अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा, ठीक है। ये सभी नाम याद है, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत प्रांतीय विधान परिषदों में मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को कांग्रेस के द्वारा मान लिया जाना प्रमुख था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर सही है, लखनऊ में इसकी संधि हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? अवशिष्ट शक्तियों की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है कनाडा के संविधान से है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक संविधान लिया, मौलिक अधिकार लिया गया, ठीक है। या मूल अधिकार इसको कहा जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। नीति निर्देशक के सिद्धांत जो लिया गया है वो कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। और ब्रिटेन के संविधान से अगर हम बात करेंगे तो संसदीय जो शासन प्रणाली है ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली। तो आंसर यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? अब इसका आंसर बताना है कि इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? ए पार्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में बातें कही गई है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य और उनके राज्य क्षेत्रों को पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 3 में क्या बातें की गई हैं? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के नामों में परिवर्तन वाली बातें की गई हैं। अनुच्छेद 4 जो है वो पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां इसमें सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पंचायतों का संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा वो कौन से अनुच्छेद में लिखा गया बात है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 243 में, ठीक है। अनुच्छेद 243 के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान है, जो कि ये हुआ था 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये तहत ग्राम पंचायत तथा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान का अनुच्छेद 243 का से लेकर अनुच्छेद 243 हिड़ा तक जो है ये ग्राम पंचायत से का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया 2017 में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे प्राचीन सर्पिल आकाश गंगा की खोज की है। ये आपका क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर से, जो बिग बैंग के ठीक 2.6 अरब साल बाद मौजूद थी। इस आकाश गंगा को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है, ठीक है। इस गंगा का नाम क्या है ये बताना। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका नाम है A1689b11, ठीक है। इसका ये नाम रखा गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के द्वारा सबसे पुरानी ये इसकी खोज किया गया था, ठीक है। तो आंसर ए पार्ट इसके लिए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ एक क्या है? बताना है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है एक क्या है? पर्वत श्रृंखला है, या फिर प्रवाल रचना है, या फिर मानव निर्मित दीवार है, या फिर ज्वारीय भित्ति है? इसमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर सही है बी ऑप्शन, प्रवाल रचना। क्या है ये एक प्रवाल रचना है, जो कि ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रचना है। कौन सी? ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है क्या है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रचना है, और जो 2500 रीफ और 900 द्वीप को मिलाकर लगभग 3,48,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है 3,48,000। और यह जो है रीफ कहाँ पर तो ये स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहाँ पर स्थित है?
ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप, क्वींसलैंड, ठीक है, क्वींसलैंड के समीप ऑस्ट्रेलिया में ये द्वीप आपका पड़ता है, रीफ पड़ता है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है मूंगे की सबसे बड़ी दीवार है। ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण, ठीक है, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन आने हैं इसमें, तो इससे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वायु प्रदूषक का प्रमुख कारण बताना, इसमें से क्या हो जाएगा। वायु प्रदूषक के प्रमुख कारण की बात करेंगे तो आंसर क्या है यहाँ पे, बी ऑप्शन, जीवाश्म ईंधन का जलना। जब कोई चीज जलाया जाएगा तभी वायु में प्रदूषण होगा, ठीक है, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण होगा। अब ईंधनों, जीवाश्म ईंधन के दहन से अनेक पर्यावरण अवयनकारी गैसें उत्सर्जित होते हैं, जैसे CO2 निकलती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, CO निकलता है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होती है वो निकलते हैं। तो ये सभी वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण बनते हैं। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी पर्यावरण आपदा प्रबंधन से होगा। प्लास्टिक के उपयोग के परिणाम स्वरूप अनेक पर्यावरण संबंधी समस्याएं हुई हैं, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे अगर देखें तो पहला दिया है कि वह गैर जैव निम्नीकरणीय है, तो बिल्कुल ये सही है। इसके लिए क्या है कि ये गैर क्या होता है, प्लास्टिक जो होता है गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है। गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं हो पाते। इसके अतिरिक्त ये जल और भोजन श्रृंखला में प्रदूषण का कारण बनते हैं। ये मानव, जीव जंतु, जल, भूमि, पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। तो यही राइट आंसर, राइट यही बताना था, तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया, अभी पर्यावरण से क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा कब प्रारंभ किया गया, यह क्वेश्चन बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र, तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र जो शुरुआत किया गया है ये जनवरी 2019 में इसकी शुरुआत हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, जनवरी 2019 में इसकी शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है, इसमें से यहाँ बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पारस्परिक क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा पैराक्सिल एसिटिल नाइट्रेट यानी जिसको हम कहते हैं PAN, ठीक है, ये उत्पादन होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, सी ऑप्शन इनमें से हो जाएगा। कौन सा एक इसमें से उत्पादन होता है, तो ओजोन का बनना इसमें जो है होता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। चलिए, उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या की बात करेगा तो आंसर यहाँ पे लगा दीजिएगा सी ऑप्शन, टोटल कितना है, 9 है, ठीक है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे तो मृदा के प्रकार होते हैं, वर्षा होता है, तापमान होता है, जल एवं मानव संसाधन होता है। इन्हीं के आधार पर जो है 9 कृषि जलवायु क्षेत्र या फिर शस्य जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। जो कि उसमें पहला अगर हम बात करेंगे तो भाबर क्षेत्र आ जाता है, भाबर एवं तराई क्षेत्र, ये पहला हो जाता है। दूसरा कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र है, दूसरा है पश्चिमी मैदान। तीसरा कौन सा आ जाता है, मध्य पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान जो हो जाता है वो तीसरा हो जाता है। चौथा कौन सा है, चौथा की अगर बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिमी शुष्क मैदान, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी सम शुष्क मैदान होते हैं। और पांचवा की अगर बात करते हैं तो पांचवा हो जाता है मध्य मैदान। छठा की अगर बात करते हैं तो छठा कौन सा है, बुंदेलखंड क्षेत्र आ जाता है उसमें, बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद सातवें की अगर बात करेंगे तो उत्तर पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान आ जाता है, ठीक है, उत्तर पूर्वी मैदान। आठवां की अगर बात करते हैं तो आठवां कौन सा है, तो आठवां आ जाता है पूर्वी मैदान, पूर्वी पूर्वी मैदान हो जाता है। और नवें की बात करते हैं तो विंध्य क्षेत्र, जो कि सोनभद्र मिर्जापुर वाला क्षेत्र है, ठीक है, विंध्य क्षेत्र जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार ये 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बटा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पाया जाता है। पोटास की कमी वाला मृदा जो है यह मिट्टी है। मिट्टी मृदा की बात करेंगे तो पृथ्वी की ऊपरी जो सतह पर पाई जाने वाले असंगठित पदार्थों की जो ऊपरी परत हो, जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जनपद में मिट्टियाँ जो हैं वहाँ पे क्या है, पोटास की कमी पाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शन में जौनपुर है तो जौनपुर हो जाएगा। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर, तो आजमगढ़ भी याद रखिएगा, अगर आजमगढ़ आ जाए तो भी सही है। और इसके अलावा मऊ, ये 3 जिला याद रखिएगा जहाँ पे पोटास की कमी है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर क्वेश्चन, किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस पेश किया गया था जो अनुक्रमिक पहुंच की अनुमति देता था।
तो ये कौन से प्रकार का स्टोरेज डिवाइस था, तो उसका नाम था चुंबकीय टेप। क्या था? चुंबकीय टेप था। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। चुंबकीय टेप एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो सिक्वेंशियल पहुंच के अनुक्रमिक मतलब सिक्वेंशियल, इसका मतलब कि डेटा को क्रम से पढ़ा या लिखा जाता है जैसे कैसेट टेप में होता है। तो आंसर यहाँ पे डी पार्ट राइट है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के इंटरफेस के लिए यूजर्स को बातचीत के लिए विशिष्ट कमांड याद रखने और दर्ज करने की आवश्यकता होती है? तो कौन से प्रकार का इंटरफेस है? तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। कमांड लाइन इंटरफेस उसको कहते हैं। एक ऐसा इंटरफेस होता है जहां यूजर को कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए विशिष्ट कमांड को याद रखना और कीबोर्ड से टाइप करना होता है। ठीक है। CLI का उपयोग अगर हम बात करेंगे इसका करते समय, तो कोई आइकन या बटन नहीं होते, केवल टेक्स्ट आधारित इनपुट होता है। उदाहरण की बात करेंगे तो विंडोज कमांड जो प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है, लाइनक्स टर्मिनल होता है, DOS होता है, ये सभी होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। GUI की और बात करेंगे तो ये वॉइस इंटरफेस और टच स्क्रीन इंटरफेस यूजर्स को अधिक सहज और क्या करता है, विजुअल तरीके से सिस्टम में बातचीत करने की सुविधा देते हैं। इसमें क्या होता है कि कमांड हमें याद करने की जरूरत नहीं होती GUI में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त है? इनमें से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त फसलों की बात करेंगे तो उसमें मक्का आ जाता है, आलू है, गेहूं है, ये सभी हो जाते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यही उत्पादन होता है। ये उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन हो गया। उत्तर प्रदेश से अगला क्वेश्चन है, फिरोजाबाद शहर किस लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद शहर जो है वो चूड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको भारत का ग्लास सिटी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? पारंपरिक शिल्प की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर देखे जाए तो जरदोजी का काम होता है, संगमरमर जड़ाई होती है, चिकनकारी होता है। कांथा टांका जो है ये नहीं होता। कांथा टांका की अगर बात करेंगे तो ये पारंपरिक जो है शिल्प उत्तर प्रदेश का नहीं है। ये जो है कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। ठीक है, तो ये किस राज्य से रिलेटेड है? बंगाल से रिलेटेड है। बाकी सारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। चलिए, यूपी में चीनी चिकनी मिट्टी कहाँ से प्राप्त होती है? यूपी में चीनी चिकनी मिट्टी की बात करेंगे मुख्य रूप से तो सोनभद्र जिला, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सोनभद्र से प्राप्त होती है। सोनभद्र के अलावा और कहाँ प्राप्त होती है? तो बांदा जिला हो जाएगा। अगर बांदा हो तो बांदा भी दिया गया है। ठीक है, सोनभद्र के अलावा बांदा, मिर्जापुर जिलों के कुछ स्थानों पर भी प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन अब अगर बात करेंगे यहाँ पे दोनों दिया गया है तो सोनभद्र को पहले प्रेफरेंस दीजिएगा। सोनभद्र में ज़्यादा प्राप्त होता है, बांदा में कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। लेकिन अगर बांदा भी दिया गया है और सोनभद्र भी दिया है तो और ई ऑप्शन भी है तो यहाँ पे ई ऑप्शन भी लग सकता है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पर पूछेगा तो इसमें या तो फुल मार्क्स देगा या फिर ई ऑप्शन जो है सोनभद्र को माना जाएगा। तो आंसर यहाँ पे ई ऑप्शन बेसिकली इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह पर सोनभद्र, बांदा और मिर्जापुर तीन जगह पाया जाता है, तो ऑप्शन में दोनों दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे जो है ये हो जाएगा, या तो उपयुक्त में से कोई नहीं लगा दीजिए। चलिए, घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे कहाँ पर स्थित था? घोषिताराम जहाँ पर बुद्ध जो है कुछ समय के लिए रुके थे, घोषिताराम जो है ये कहाँ पड़ता है? ये कौशाम्बी में पड़ता है। आंसर डी पार्ट करेक्ट है। ये एक प्रसिद्ध क्या है? उद्यान था। क्या था? उद्यान था घोषिताराम। ठीक है, घोषिताराम उद्यान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया गया था। तो यहाँ पर आंसर डी पार्ट राइट है। चलिए, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था काशी में, काशी यानी वाराणसी। तो आंसर क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, वाराणसी के निकट ही एक गांव था लमही, जहां पर इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 1880 में ये जन्म हुआ था इनका। ठीक है, इनके पिता अजायब राय जो थे डाक मुंशी थे, डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। तो आंसर यहाँ पे डी पार्ट राइट है। चलिए, हर्षवर्धन ने कहाँ पर भद्र विहार नामक एक ज्ञान के एक बृहत केंद्र की स्थापना की? भद्र विहार, भद्र विहार की बात करें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ये कन्नौज में किया गया था। कन्नौज में जो है भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहत ज्ञान केंद्र की स्थापना किया गया था। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के किस शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश किस जिले में है? ठीक है, देवदह राज्य के शासक परिवार से थी गौतम बुद्ध की माँ, जो उत्तर प्रदेश के अभी किस जिले में पड़ता है?
तो ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये बस्ती जिले में पड़ता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इनकी माँ का नाम क्या था, महामाया। महामाया, महामाया इनकी माँ का नाम था। ये देवदह राज्य की कोलिय वंशीय शासकीय परिवार से संबंधित थी। वर्तमान समय में देखा जाए तो ये बस्ती जिले में स्थित है। निम्न में से किस वास्तुशिल्प को तुर्की दरवाजा के नाम से जाना जाता है, तुर्की गेट वे। यहाँ पे तुर्की गेट की बात करेंगे, तुर्की गेट या दरवाजा, तो ये रूमी दरवाजा को जाना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पड़ता है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। किसने बनवाया था, तो नवाब थे अवध के आसुफुद्दौला, उनके द्वारा बनाया गया था। अगले प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल के दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात किस प्रकार का मंदिर है, ये बताना। तो ये मंदिर जो है पंचायतन शैली में बना है, पंचायतन मंदिर का उदाहरण है। और देवगढ़ की बात करेंगे तो ललितपुर जिले में पड़ता है, ठीक है। तो यहीं पर ये स्थित है, जो कि गुप्त काल का ये दशावतार मंदिर है। तो ये याद रखिएगा सारी चीजें इसके बारे में, ठीक है। पंचायतन शैली के मंदिरों में मुख्यमंत्री के होते 4 सहायक मंदिरों से घिरे होते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है, इनमें से शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन होता है सहारनपुर में। आंसर हो जाएगा डी पार्ट करेक्ट, ठीक है। जबकि विंध्याचल में नवरात्र के अवसर पर विंध्यवासिनी धाम पर बहुत विशाल मेला लगता है। वाराणसी में प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ की नगरी है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस लोकतंत्र लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय करते हैं, तो उस नृत्य का नाम है शैरा नृत्य। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। शैरा नृत्य, शैरा नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किसकी स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बृहस्पति, ठीक है। महाकुंभ मेले की जो तिथि है वो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका जो है कल्याण, ये कहाँ से प्रकाशित होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो धार्मिक पत्रिका है कल्याण, इसका प्रकाशन होता है गोरखपुर से। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। गोरखपुर से किया जाता है। चलिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1976 में। आंसर क्या है, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्न में से कौन सा तथ्य व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के दोषों में शामिल नहीं में से, तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है बी सी ऑप्शन, ठीक है। व्यापक अनुभव, व्यापक अनुभव, व्यक्तिगत मतलब केस स्टडी मेथड जिसको कहते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति केस स्टडी मेथड। इसके दोषों में निर्देशन का अभाव, सीमित अध्ययन और झूठा आत्मविश्वास शामिल है। जबकि व्यापक अनुभव इस पद्धति पर का एक गुण है, न कि दोष। और यहाँ पे दोषों में शामिल नहीं है बताना, तो यही हो जाएगा क्योंकि ये गुण में आता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ, इसमें से, तो संविधान का पहला जो संशोधन हुआ वर्ष 1951 में, इसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई जिसने भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में कृषि वर्षा बीमा योजना को लागू किया गया था, कृषि वर्षा बीमा योजना KVVV, ठीक है। यह योजना जो है वित्तीय वर्ष 2004-05 में आया था। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत प्रारंभ वेब पोर्टल का नाम क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो ये हो जाएगा आंसर ए पार्ट सौभाग्य योजना इसका नाम है। आंसर ए पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 2017 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, जमाबंदी का अर्थ क्या है। जमाबंदी की अगर बात करते हैं तो ये भूमि अधिकारों के प्रलेख से संबंधित है, ठीक है। भूमि अधिकारों के प्रलेख होते हैं जमाबंदी के रजिस्टर में, भूमालिक के नाम, भूमि का क्षेत्र, भूमालिकों का शेयर, खेती, किराया, राजस्व, जमीन आदि का वर्णन किया जाता है। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। अब ये पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि हिंदी के अंतर्गत आता है, तो अब हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, उसे परिपत्र कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, परिपत्र कहा जाता है। चलिए, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन जब पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट 25 होती है, जो कि का वर्ग से लेकर चा वर्ग और टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। 5 होते हैं, 5 5 10 5 15 5 20 5 25, तो यही 25 जो होते हैं आपके क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है। चलिए, आविष्कार का अशुद्ध रूप है, इसका निम्नलिखित में से सही शब्द बताना आविष्कार का। यहाँ पे सही रूप से किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन में लिखा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
किस विद्वान ने प्राविशेषण को अंतर विशेषण कहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सही है आचार्य कामता प्रसाद गुरु के द्वारा कहा गया है। आंसर सी पार्ट करेक्ट है। इन्होंने प्रविशेषण को अंतर विशेषण कहा है। विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों के लिंग बताना, इसमें से कौन से लिंग में है? तो मनगढ़ंत की अगर बात करेंगे तो ये पुल्लिंग में है। शिष्टता जो बात करें स्त्रीलिंग, सॉरी मनगढ़ंत की बात करें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में लिखा जाता है, इसको प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग में इसमें आ जाएगा शिष्टता, और घबराहट की बात करेंगे तो ये भी स्त्रीलिंग है। तो आंसर यहाँ पे बेसिकली डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इच्छुक का तद्भव रूप, इच्छुक का तद्भव शब्द बताना है। इच्छुक का तद्भव क्या होगा? इसका इच्छुक का तद्भव हो जाता है ईख, जो कि दिया गया है बी ऑप्शन, तो बी पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द अशुद्ध लिखा है? अशुद्ध विलोम शब्द यहाँ बताना है। तो दुराशय का सदाशय सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, निर्मम का सहृदय ये भी सही है। वाम का उत्तर जो कि गलत है, क्योंकि वाम ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, वाम का हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, वाम क्या हो जाएगा? दक्षिण, यानी उत्तर का दक्षिण होता है ना, और वाम का ये पर्यायवाची उत्तर है। पाश्चात्य का पूर्वात ये भी सही है। तो गलत वाला कौन सा है? सी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः पेड़, उत्तम, लता, इनके पर्यायवाची हमें बताना है। इन तीनों का, पेड़, उत्तम, लता का इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जिसका पहला पेड़ है, दूसरा उत्तम का है और तीसरा लता का है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए पेड़ जो होता है बिटप का, बिटप पेड़ का पर्यायवाची। मुख अगर बात करें तो उत्तम, मुख। ठीक है, और लता, बेल, ये सही है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल का संधि विच्छेद करिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल हो जाता है, जो कि ए पार्ट में दिया गया। तो ए पार्ट बिल्कुल सही है। किस प्रकार के व्यंजन के अंतर्गत आता है? तो इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। हिंदी की उपभाषा इनमें से कौन सी नहीं है? हिंदी की उपभाषा में अगर दिए गए शब्दों में देखें, पूर्वी हिंदी आती है इसके अंतर्गत। ठीक है, पहाड़ी हिंदी भी आती है, पश्चिमी हिंदी आती है, मालवी हिंदी इसके अंतर्गत नहीं आती। तो यही हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत 5 प्रकार की 5 उपभाषाएं, 3 तो ये लिखा हुआ पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी, इसके अलावा एक आ जाता है राजस्थानी, एक और आ जाता है इसमें जो है राजस्थानी, बिहारी बच जाता है, बिहारी। तो यही 5 उपभाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं हो? इसमें से बिहारी हिंदी की बोलियों में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो भोजपुरी होती है, मगही होती है, मैथिली भी होती है, जयपुरी नहीं होगी। जयपुरी जो है भाषा और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएगी, बाकी सारे होती हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, नैनो प्रौद्योगिकी का कृषि में उपयोग किस लिए करते हैं? नैनो प्रौद्योगिकी का कृषि यानी कि एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने और सटीक उर्वरक वितरण यानी कि नैनो यूरिया के लिए किया जाता है। तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और सटीक विवरण उर्वरक वितरण के लिए करते हैं। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर में वेधशाला का निर्माण की बात करेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा, महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में सटीक खगोलीय गणना के लिए महाराजा सवाई जय सिंह ने विशाल पत्थर के उपकरणों वाली वेधशालाएं बनाई गई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल आयोग ने देश में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 4 करोड़ हेक्टेयर को। ठीक है, कितने? 4 करोड़ हेक्टेयर को। चलिए, स्मार्ट सिटी का कौन सा इसमें से घटक नहीं है इनमें से? तो स्मार्ट गवर्नेंस होता है, स्मार्ट मोबिलिटी भी है, स्मार्ट पर्यावरण है, लेकिन अमृत जो है इसके अंतर्गत नहीं आता। अमृत जो है इसके अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि एक अलग एक योजना है। ठीक है, चलिए, एक्सेल में डेटा का डिफॉल्ट संरेखण अलाइनमेंट क्या है? मतलब अब क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से शुरू होंगे। यहाँ पे बताना कि एक्सेल मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है, टेस्ट लेफ्ट अलाइन और नंबर राइट अलाइन होते हैं। ठीक है, आप टेस्ट को लिखेंगे तो लेफ्ट में जाएगा सभी, और नंबर जो होगा वो राइट में अलाइंड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कैलिस्टो, एमटी, एरियल, सेंचुरी, ये सभी क्या है? ये सभी किसके प्रकार हैं? कैलिस्टो, एरियल, सेंचुरी टाइप जो है, तो ये कंप्यूटर के टर्म में अगर देखेंगे तो एक फॉन्ट के नाम है। आंसर डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, ये क्या है? फॉन्ट के नेम। तो आंसर यहाँ पे
डी पार्ट राइट है। अगला प्रश्न, HTTP 404 त्रुटि यानी कि एरर शब्द जो है क्या दर्शाता है? अगर HTTP 404 आपको मिलता है तो इसका अर्थ क्या है? इस एरर का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि सर्वर पर अनुरोधित संसाधन जो है नहीं मिल सका, तो वो एरर के रूप में 404 लिखकर आता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, संक्षिप्त नेम URL का फुल फॉर्म क्या है? URL का फुल फॉर्म इसमें बताना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, यह इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी तरह के रिसोर्स या संसाधन का यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, URL को हम वेब एड्रेस भी कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल वॉलेट का इसमें से उदाहरण है? डिजिटल वॉलेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या ऑनलाइन सेवा होता है जिससे आप विभिन्न वित्तीय लेन देन के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पेपैल जो है क्या एक डिजिटल वॉलेट का उदाहरण है। तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट है। जैसे गूगल पे हो गया, ठीक है, फोन पे है, पेपल है, ठीक है, पेटीएम है, ये सभी आपका क्या है, डिजिटल वॉलेट के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरकार और लोगों के बीच सबसे कुशल और सफल माध्यमों में से एक है जो IECT के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो IECT के द्वारा प्राप्त किया गया, इसमें बात करें तो ई गवर्नेंस जो है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का संक्षिप्त रूप है। ई गवर्नेंस का तात्पर्य IECT के अनुप्रयोग के साथ सरकारी काम काज से होता है। तो ई गवर्नेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, इंटरनेट पर HTML का उपयोग करके लिखित और निर्मित तथा वेब ब्राउजर द्वारा ट्रांसलेट किए गए डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं वेब पेज। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए, IIoT का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो IoT का फुल फॉर्म सभी को पता है क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इसके आगे और अगर आई लग जाता है तो इसका मतलब इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहा है। आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट है। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? कैलकुलेटर की बात करेंगे तो यह डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर कार्य करता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो डिजिटल कंप्यूटर सी पार्ट में दिया गया है, तो सी पार्ट राइट है। 1943 में JW मौचली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी आंतरिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? तो उसको कहा गया था इनियक। ठीक है, ये इनियक बनाया गया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर्स का फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत करने हुआ और इस प्रोजेक्ट PX के लिए जो है अमेरिकी सेना ने जो है अनुदान प्रदान किया था। 1946 में आविष्कार जाके पूरा हुआ। चलिए, एक प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस जो कि कंप्यूटर के पोर्ट में आसानी से लगाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, प्लग एंड प्ले डिवाइस इसमें कौन सा है? प्लग एंड प्ले डिवाइस यहाँ पे अगर देखें तो फ्लैश ड्राइव हो जाएगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक USB कनेक्शन का प्रयोग करता है। ये व्यक्तिगत कंप्यूटर क्या होता है कि एक व्यक्ति कंप्यूटर पर एक पोर्ट के प्लग कर सकते हैं, इसके बाद फिर निकाल भी सकता है। तो प्लग एंड प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक एड्रेस की सामान्य लंबाई किसमें होती है? मैक एड्रेस की बात करेंगे तो इसकी लंबाई होती है 48 बिट्स। ठीक है, 48 बिट्स। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो जो है क्या हो जाएगा, तो बिट्स जो कि दिया गया है कहाँ पे, डी पार्ट में भी दिया गया है, बी पार्ट में, हिंदी में, सभी में दिया गया है। ठीक है, बिट्स तो बिट्स ही होता है आमतौर पर, जिन्हें आमतौर पर 12 हेक्साडेसिमल अंकों की एक स्ट्रिंग के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या यहाँ पे बिट्स हो जाएगा, ये समझ लीजिए। चलिए, मशरूम को किस श्रेणी के सूक्ष्म जीव के अंतर्गत रखा जाता है? बताइए, मशरूम को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? मशरूम की बात करेंगे तो ये कवक है एक प्रकार का। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप है? इनमें से भूकंपीय आपदा की बात करेंगे इनमें से तो धरातलीय विसंगति, धरातलीय विस्थापन, तटबंध के टूटने से बाढ़, ये सभी भूकंप से आपदा, भूकंपीय आपदा होने वाले प्रकोप होते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त तो सभी। चलिए, पृथ्वी का हिलना, ठीक है, पंख स्खलन, भूस्खलन, मृदा द्रवण आदि, ये सभी क्या होते हैं? सभी जो है भूकंप आपदा होता है। चलिए, अगला प्रश्न, भूस्खलन का परिणाम इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो रेल पटरियों का टूटना बिल्कुल होता है परिणाम। ठीक है, भूस्खलन होगा तो रेल पटरियां टूट सकती हैं। जलवायकों में रुकावटें, ये भी हो सकता है। विकास कार्य की रफ्तार तेज होना, ये नहीं हो सका। ठीक है, जब भूस्खलन आएगा तो विकास कार्य की रफ्तार थोड़ी ना तेज होगा। तो यही सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, डिजिटल संप्रभुता का सबसे उपयुक्त भारतीय उदाहरण इनमें से कौन सा होगा?
तो देखिए डिजिटल संप्रभुता की बात करेंगे तो उसमें यूपीआई, डिजिलॉकर, आधार आधारित सेवाएं भारत के स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हैं और ये नागरिक डेटा पर जो है राष्ट्रीय नियंत्रण, सुरक्षित भुगतान और समावेशी विकास सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, यह डिजिटल युग में संप्रभुता का आधुनिक रूप है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बायोटेक में क्रिस्पर का 2025 एडवांसमेंट क्या है? बायोटेक और क्रिस्पर का 2025 एडवांसमेंट रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रीटमेंट है। तो रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये जो होता है ये होता है क्रिस्पर जो है तकनीक बात करेंगे तो जीन संपादन से संबंधित होता है। इसका उपयोग विकारों के इलाज के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियमों के तहत राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करेंगे तो यह किया गया था 23 अप्रैल 1994 को। आंसर क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 अप्रैल 1994 को किया गया था उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? इसमें से भारतमाला परियोजना की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, भारतमाला जो परियोजना है इस सड़क से रिलेटेड है। ठीक है, राजमार्ग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 2017-18 में इसको चलाया गया था। बायोगैस संयंत्र का मुख्य उत्पाद क्या है? बायोगैस में अगर देखा जाए तो 55 से लेकर 65% तक इसमें मीथेन गैस होता है जिसका फार्मूला होता है CH4। तो ये 65 से 55 तक होता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, स्मार्ट सिटी में IoT का मुख्य योगदान क्या है? स्मार्ट सिटी की बात करेंगे तो स्मार्ट सिटी में IoT का डिवाइस का प्रयोग शहरों में विभिन्न संसाधनों की निगरानी, ऊर्जा नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, ट्रैफिक मैनेजमेंट आदि में किया जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। भारत में स्थित तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है इनमें से? तो इसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि ये कहाँ पर है? मणिपुर में। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ये लोकटक झील में जो है दक्षिणी पूर्वी किनारे लोकटक झील के फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति की बात करेंगे तो दूध उत्पादन से संबंधित है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना परसेंट भारत में निवास करती है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 17% आबादी दुनिया की जो है भारत में निवास करती है। पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना निम्न से किस स्थान पर किया जाएगा? पेरू में स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र उसका जो है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कौन से स्थान पर किया जा रहा है? तो ये आगरा में किया गया। तो आंसर यहाँ पे डी पार्ट इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला, अब करंट अफेयर से क्वेश्चन आगे, जून 2025 में किसे उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक DGP नियुक्त किया गया है? उनका नाम है राजीव कृष्ण। आंसर क्या है यहाँ पे? बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है नियुक्त किया गया? उनका नाम क्या है? उनका नाम है अमितेश कुमार सिन्हा। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार देश में समर्पित इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना शुरू करने वाली पहली राज्य सरकार बन गई है? तो वो है तमिलनाडु। यहाँ पे आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया और इसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन आलोक जोशी को बनाया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट R.K. षणमुखम ने 1947 में 26 नवंबर को पेश किया था। तो आंसर क्या है यहाँ पे? सी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का इसमें से उद्देश्य नहीं है? मौद्रिक नीति जो कि RBI से रिलेटेड, आर्थिक से रिलेटेड, मौद्रिक नीति के माध्यम से किसी देश का केंद्रीय बैंक जो होता है मुद्रा की आपूर्ति का प्रबंधन करता है। तो मूल स्थिरता का काम यह होता है, उद्देश्य इसका आर्थिक स्थायित्व करना। ठीक है, आय और परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण करना। तो ये इसका जो है उद्देश्य नहीं होता। बाकी विदेशी विनिमय की दर स्थिरता है भी होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। शिवरामन समिति की सिफारिश में निम्नलिखित में से किस संस्था ने की स्थापना की गई? शिवरामन समिति की सिफारिश में निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई? तो वो संस्था थी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है,
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जिसको हम कहते हैं नाबार्ड। तो नाबार्ड की स्थापना की गई 12 जुलाई 1982 को। कब स्थापना हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? तो मुंबई में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया है? मुंबई में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया? यानी कि केसीसी जिसको कहते हैं। तो केसीसी का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1998-99 में। ठीक है, अगस्त 1998 में शुरुआत हुआ था। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट। भारत में औसत कृषि आकार सबसे ज्यादा किस राज्य में है? औसत कृषि आकार सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 88 87 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ये नागालैंड में। नागालैंड में औसत कृषि जो है 5 हेक्टेयर लगभग का आकार सबसे बड़ा आता है। और केरल में सबसे छोटा जो होता है 0.18 हेक्टेयर आता है। ठीक है, 0.18 हेक्टेयर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना सहित अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है? इसमें से अल्पसंख्यक के अधिकारों की सुरक्षा की बात में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 आता है। 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करता है और 30 में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना, उन्हें संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो न 29 है न 30 है, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा गजेट मुख्य रूप से ग्राफिक डिजाइनों और कलाकारों के लिए डिजाइन किया गया है? कौन सा गैजेट मुख्य रूप से ग्राफिक डिजाइनों और कलाकारों के लिए डिजाइन किया गया है इनमें से? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स टैबलेट। ठीक है, ग्राफिक्स टैबलेट जो होता है वो ग्राफिक डिजाइनर और मुख्य रूप से कलाकारों के लिए जो है क्या किया गया है? डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में 2025 में किस क्षेत्र को ग्रीन एनर्जी के लिए प्राथमिकता दी गई है? ग्रीन एनर्जी के लिए प्राथमिकता इसमें से किसको दिया, किस क्षेत्र में दिया गया है, ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 90। तो इसका आंसर है बी पार्ट, बुंदेलखंड क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, सौर ऊर्जा परियोजना जो है विशेष कर जोर देकर जो है ग्रीन एनर्जी को प्राथमिकता दी जा रही है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, आगे जो 10 क्वेश्चन है वो आपके पाई चार्ट और ग्राफ चार्ट हैं, जिसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर पसंद आया तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कभी तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।